हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम फिर बात करेंगे BFUHS पेपर की आंसर की के बारे में। इस पेपर से हम 100 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं और आज जो रिमेनिंग 50 क्वेश्चन रह गए वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, आप इन 50 क्वेश्चंस को कंप्लीट जरूर देखना। बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs है जो आपके फ्यूचर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। वैसे तो आप सभी को पता है पेपर ए से तो कोई बनता नहीं है। बहुत ही जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वही क्वेश्चंस पेपर के अंदर डाले जाते हैं। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस पूरे पेपर के अंदर वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो एम्स की तैयारी कर रहे हैं 2021 की या फिर BFUHS की जो भी फ्यूचर कॉम्पिटिटिव एग्जाम होने वाली है, चाहे 21 में हो चाहे 22 में हो, वो भी इस पेपर की कंप्लीट आंसर की को ज़रूर याद कर लेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs यहाँ पे पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना और बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट जल्दी से जल्दी मिलती रहे। तो चलिए जानते हैं ये जो 50 क्वेश्चन रह गए वहीं आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है और आप जिंदगी में पहली बार सुनेंगे ये क्वेश्चन, लेकिन आपको कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है यानी कि 101 नंबर क्वेश्चन है। द पोस्ट मेनोपॉजल क्लाइंट विथ ब्रेस्ट कैंसर इज प्लेस्ड ऑन द एरोमेटेज इनहिबिटर एनास्ट्रोमोजोल या फिर एनास्ट्रोजोल जिसका ब्रांड नेम है एरिमिडेक्स। ये क्या है? ब्रांड नेम है। और आपको जो इसका साल्ट का नेम है वो दे रखा है, यानी कौन से ड्रग कौन से ग्रुप से है ये, मतलब आपको कौन से ग्रुप की ये ड्रग है ये आपको बता रखा है। देखिए आपको भी समझाऊंगा, क्वेश्चन को अच्छे से समझना। विच डाटा इंडिकेट्स दैट मेडिकेशन इज इफेक्टिवनेस या फिर इफेक्टिव। देखिए यहाँ पे आपको एक ड्रग का नाम दिया गया है। पेशेंट कौन सा है? पोस्ट मेनोपॉजल है। मेनोपॉज के बाद का वो पेशेंट है जिसको ब्रेस्ट कैंसर हो रखा है। क्या होता है? मेनोपॉज, स्टॉप सीजेशन या फिर आप बोल सकते हो सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर स्टॉप ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टॉप हो जाना या फिर सीजेशन हो जाना, बंद हो जाना, क्या कहलाता है? मेनोपॉज। यहाँ पे आपको क्या दिया गया है? पोस्ट मेनोपॉज। मेनोपॉज के बाद पेशेंट को क्या हुआ? ब्रेस्ट कैंसर हुआ है और उस पेशेंट को एरोमेटेज इनहिबिटर एनास्ट्रोजोल जिसका ब्रांड नेम भी आपको दे रखा है एरिमिडेक्स, ये उस पेशेंट को दी जा रही है। अब आपको ये पूछा गया है एज ए नर्स आप क्या पता लगाएंगे कि इस मेडिकेशन की वजह से पेशेंट ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये मेडिकेशन पेशेंट के लिए इफेक्टिव है कि नहीं है। तो आपको कैसे पता चलेगा, कैसे आप बताओगे जब आपको पूछा जाए इस प्रकार के क्वेश्चन? तो आपको यहाँ पे देखिए करेक्ट जो आंसर करना है वो करना है आपको ऑप्शन डी। द क्लाइंट बोन एंड लंग्स स्कैन आर नेगेटिव। जब पेशेंट के बोन या फिर लंग्स का स्कैनिंग की जाएगी तो रिपोर्ट कैसी आएगी? नेगेटिव आएगी। तो समझ आना इस ड्रग की वजह से उस पेशेंट के ऊपर इफेक्टिव पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं, यानी कि ये ड्रग उस पेशेंट के ऊपर अच्छे से काम कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए ब्रेस्ट फीडिंग वुमन हैज बीन डायग्नोस्ड विथ रिटेन्ड प्लेसेंटल फ्रेगमेंट्स 4 day post delivery. Which of the following breastfeeding complications would the nurse expect to see? देखिए डिलीवरी के 4 दिन बाद की बात हो रही है। ब्रेस्ट फीडिंग वुमन है जिसकी डिलीवरी 4 दिन पहले हो चुकी है। अब वो डायग्नोस हुई है किससे? रिटेन्ड प्लेसेंटल फ्रेगमेंट्स। प्लेसेंटा का कुछ टुकड़ा यूट्रस के अंदर रह गया है, यानी कि रिटेन्ड प्लेसेंटल फ्रेगमेंट्स से वो क्या हुई है? डायग्नोस हुई है। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रेस्ट फीडिंग कॉम्प्लिकेशंस वुड द मोस्ट या फिर नर्स एक्सपेक्टेड टू सी। कौन सा ब्रेस्ट फीडिंग कॉम्प्लिकेशन उस मदर के अंदर नर्स देखेगी? तो अब आपको बताना है कौन सा कॉम्प्लिकेशन उस मदर के अंदर हो सकता है, उस वुमन के अंदर हो सकता है। तो आपको यहाँ पे जो करेक्ट आंसर करना है वो करना है ऑप्शन डी, लो मिल्क सप्लाई। बच्चे को उतना मिल्क नहीं मिल पाएगा जितना नॉर्मली मिलना चाहिए। तो ये किसकी वजह से हो रहा है? रिटेन्ड प्लेसेंटल फ्रेगमेंट की वजह से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए चाइल्ड विथ वॉन विल्बार्न्स डिजीज। नाम तो सुना ही होगा। वॉन विल्बार्न्स डिजीज से एक बच्चा सफर कर रहा है जिसको नर्स क्या कर रही है? कैरी कर रही है। आगे देखिए, द नर्स इज अवेयर दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ वॉन विल्बार्न्स डिजीज, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई।
देखिए यहाँ पे आपको ये पूछा गया है जो वॉन विल्बन्स डिजीज है उसकी वजह से बच्चे के अंदर कौन कौन से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस आपको देखने को मिलेंगे। साथ में देखिए साटा भी इसमें जोड़ दिया गया है, यानी सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। आपको यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से आपको क्या करना है, सेलेक्ट करने हैं कि कौन से सिम्टम्स उस बच्चे के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो करना है आपको ऑप्शन डी। चलिए सीधा एक बार आप देख लीजिए ऑप्शन डी के अंदर क्या है, सी डी ई एफ, यानी कि ए और बी को छोड़कर जो भी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। यानी वॉन विल्बन्स डिजीज अगर किसी बच्चे को होती है तो उसके अंदर कौन कौन से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस होंगे, एलिवेटेड क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाएगा, द चाइल्ड ब्रूइजेज इजीली, जो बच्चा है वो इजीली ब्रूइजेज होगा, और आगे देखिए ब्लीडिंग ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन से ब्लीडिंग होगी। नेक्स्ट है द चाइल्ड हैज़ फ्रीक्वेंट नोज ब्लीडिंग, यानी कि बच्चे को बार बार नोज ब्लीडिंग यानी कि एपिस्टाक्सिस की कंडीशन होती रहेगी। तो ये वॉन विल्बन्स डिजीज के क्या है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। जो ऑप्शन ए और बी है वो वॉन विल्बन्स डिजीज के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन नहीं है। बाकी यहाँ पे जो चार ऑप्शन दिए गए हैं वो क्या है, वॉन विल्बन्स डिजीज के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग एन इंटरव्यू द फीमेल क्लाइंट्स टेल टू साइकेट्रिक नर्स इन ए मेंटल हेल्थ क्लिनिक, sometimes I feel is not worth living, I am going to kill myself, which intervention should the nurse implement, select all that apply। साइकेट्रिक पर्सन है जो साइकेट्रिक नर्स के पास आई है, और कौन है वो, फीमेल क्लाइंट है और वो साइकेट्रिक नर्स के पास आई है और बोलती है समटाइम आई फील लाइक लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, वो कहती है जिंदगी जीने में कोई मतलब ही नहीं है। आगे देखिए आई एम गोइंग टू किल माई सेल्फ, मैं अपने आप को मारना चाहती हूँ। अब आपको ये पूछा गया है कि एज ए नर्स आप वहाँ पे सबसे पहले कौन से इंटरवेंशंस इम्प्लीमेंट करेंगे, कौन सा मैनेजमेंट आप सबसे पहले उस पेशेंट के ऊपर आजमाएंगे। तो यहाँ पे आपको देखिए सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से आपको सेलेक्ट करना है कौन कौन से इंटरवेंशंस आप उस पेशेंट के साथ करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना है वो करना है आपको ऑप्शन ए सी डी। अब देख लीजिए कौन कौन से ए सी डी। यहाँ पे पहले है प्लेस द क्लाइंट ऑन ए 1-to-1 सुपरविजन, इस प्रकार के जो भी पेशेंट्स होते हैं उनको बार बार एक पर्टिकुलर पर्सन की देखरेख में रखा जाता है, यानी कि उसको उस पेशेंट की देखरेख कंटिन्यूस करते रहना चाहिए। नेक्स्ट है सी, असेस द क्लाइंट्स सपोर्ट सिस्टम, पेशेंट को सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करवाना चाहिए ताकि वो इस प्रकार की एक्टिविटीज़ ना करे। आगे देखिए डी, मेक ए नॉन सुसाइडल कॉन्टेक्ट विथ द क्लाइंट, यानी कि जो भी हेल्थ हैजार्ड्स होते हैं, जो पेशेंट मान लीजिए पेशेंट के लिए हार्मफुल जो भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह होते हैं, इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट पेशेंट के पास में नहीं छोड़ने चाहिए और एनवायरनमेंट के अंदर भी नहीं छोड़ने चाहिए जिस जगह वो रह रहा है। तो ये क्या आपको इंटरवेंशन आपको बता देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए ए क्लाइंट डायग्नोस्ड विथ स्किजोफ्रेनिया, ये 5वां क्वेश्चन आ चुका है स्किजोफ्रेनिया का। दोस्तों अगर एम्स के एग्जाम में स्किजोफ्रेनिया से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 100% इस पेपर से आपको 1 या 2 क्वेश्चन 100% मिलेंगे, क्योंकि 5 क्वेश्चन स्किजोफ्रेनिया से यहाँ पे बार बार रिपीट हो रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है, ए क्लाइंट डायग्नोस्ड विथ स्किजोफ्रेनिया इज एक्सपीरियंसिंग एनहेडोनिया, विच नर्सिंग डायग्नोसिस एड्रेसेस कंसर्न्स रिगार्डिंग दिस क्लाइंट प्रॉब्लम। देखिए स्किजोफ्रेनिया का पेशेंट वो डायग्नोस हुआ है, एनहेडोनिया की उसके अंदर कंडीशन है, यानी कि आपको एनहेडोनिया का मतलब कमेंट करके बताना है। यहाँ पे क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए आपको एज नर्स, देखिए यहाँ पे नर्सिंग डायग्नोसिस आपको बताना है, उसको एनहेडोनिया की जैसी कंडीशंस हो रही है, स्किजोफ्रेनिया से वो सफ़र कर रहा है, तो आपको यहाँ पे नर्सिंग डायग्नोसिस बताना है। तो यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो करना है आपको ऑप्शन डी, इम्पेयर्ड वर्बल कम्युनिकेशन। एनहेडोनिया का मतलब आप बताना, जस्ट इससे मिलता जुलता ही है, आप ज़रूर बताइएगा। इम्पेयर्ड वर्बल कम्युनिकेशन, अगर एनहेडोनिया का पर्सन होगा तो वो क्या रहेगा, उसके अंदर जो वर्बल कम्युनिकेशन है वो इम्पेयर्ड रहेगा, मतलब वो अच्छे से बात नहीं कर पाएगा किसी से भी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एटीपी इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम एडीपी बाय विच प्रोसेस। तो वो आपको प्रोसेस पूछी गई है, वो कौन सी प्रक्रिया है जिससे एडीपी से एटीपी का सिंथेसिस होता है। ये आपने साइकिल वगैरह पढ़े होंगे, क्रेब्स साइकिल वगैरह, उनके अंदर एडीपी से एटीपी कैसे बनती है ये सब कुछ आपने पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे समझ लीजिए एडीपी से एटीपी कैसे बनता है, उसी प्रोसेस का आपको नाम यहाँ पे
पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना होगा ना ऑप्शन बी, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ये प्रोसेस है जिसकी वजह से एडीपी एटीपी के अंदर कन्वर्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन इन्फेक्टेड पर्सन इज लेस लाइकली टू एनकाउंटर ए ससेप्टिबल पर्सन व्हेन ए लार्ज proportion of the members of the group are immune, select that apply। यहाँ पे साटा से नहीं है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे select all that apply नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ये पूछा गया select that apply। आपको यहाँ पे वो कौन सी इम्यूनिटी है जिसके बारे में यहाँ पे देखिए पूछा गया आपको। एन इन्फेक्टेड पर्सन, मान लीजिए कोई एक इन्फेक्टेड पर्सन है जो लेस लाइकली एनकाउंटर, यानी कि वो ससेप्टिबल है, यानी कि उसको मतलब नहीं कह सकते हैं, थोड़े बहुत उसके अंदर जो है करेक्ट जो साइन सिम्टम्स होते हैं डिजीज़ के वो है, लेकिन हम कह नहीं सकते कि इस बंदे को इस प्रकार की बीमारी हो सकती है। आपने पढ़ा होगा एक कम्युनिटी के अंदर पर्टिकुलर जो बीमारी वगैरह होती है उसके लिए जो इम्यूनिटी होती है उसको क्या कहा जाता है, ये तो आपने पढ़ा ही होगा। तो यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो करना था आपको ऑप्शन सी, हेर्ड इम्यूनिटी। इसके बारे में पढ़ लेना, कम्युनिटी के अंदर जो पर्टिकुलर डिजीज के लिए जो इम्यूनिटी दी जाती है वो होती है हेर्ड इम्यूनिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एप्लीकेशन ऑफ द गुड समरिटन रूल। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, डज नॉट रिक्वायर विच वन ऑफ द फॉलोइंग, एप्लीकेशन ऑफ द गुड समरिटन रूल। यहाँ पे कुछ रूल का नाम दिया गया है, ये आप पहली बार सुनेंगे। यहाँ पे आगे ये पूछा गया है नॉट रिक्वायर विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि वो कहाँ पे ये जो रूल है वो कहाँ पे ज़रूरत, इस रूल की ज़रूरत नहीं होती है। तो आपको यहाँ पे जो करेक्ट आंसर करना है वो करना है आपको ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन ए। यहाँ पे आपको ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है, रीजनेबल एक्सपेक्टेशन ऑफ रिम्यूनरेशन फॉर द असिस्टेंस प्रोवाइडेड। बाकी जो आपको रूल यहाँ पे दिखाया गया है वो सभी कंडीशंस के अंदर अप्लाई होता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन ए के लिए अप्लाई नहीं होता है, यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू विच क्लाइंट वुड द नर्स क्वेश्चन एडमिनिस्ट्रिंग लिथियम एंड एंटीमैनिक मेडिकेशन। लिथियम क्या है, एंटीमैनिक मेडिकेशन है जो क्या कर रही है, नर्स प्रोवाइड कर रही है किसी पेशेंट को, जिसका ब्रांड नेम भी यहाँ पे दे रखा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन एडमिनिस्ट्रिंग लिथियम एंड एंटीमैनिक मेडिकेशन। नर्स से क्वेश्चन पूछा गया कि आप कौन सी पर्सन को आप लिथियम एडमिनिस्टर करेंगे, यहाँ पे सीधा सीधा ये पूछा गया है। तो आपको यहाँ पे जो करेक्ट आंसर करना है वो करना है आपको ऑप्शन सी, द क्लाइंट या 42-year-old क्लाइंट टेकिंग ए लूप डायूरेटिक्स। अगर कोई पर्सन लूप डायूरेटिक 42 साल का है जो लूप डायूरेटिक ले रहा है तो उसको आप लिथियम दे सकते हैं। बाकी आप इन कंडीशंस के अंदर नहीं दे सकते। मान लीजिए यूरिन आउटपुट 40 ml पर हावर, इससे कम है या इससे कम है तो आप नहीं दे सकते। एंटी डिप्रेशन मेडिकेशन ले रहा है तो आप नहीं दे सकते, या फिर ज़्यादा सोडियम डाइट ले रहा है तो भी आप उस पेशेंट को लिथियम नहीं दे सकते। बाकी अगर वो लूप डायूरेटिक्स टाइम टू टाइम ले रहा है तो उसको लिथियम आप दे सकते हैं, लिथियम के साथ लूप डायूरेटिक्स दी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 110, थोड़ा बहुत ब्लर जरूर है लेकिन कोशिश करते हैं, पढ़ते हैं। यहाँ पे ए थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ए नर्स इज परफॉर्मिंग ए पोस्टपार्टम असेसमेंट ऑन ए न्यूली डिलीवर्ड क्लाइंट। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन विल द नर्स परफॉर्म, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। देखिए यहाँ पे पोस्टपार्टम असेसमेंट क्या कर रहे हैं, आप परफॉर्म कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपको पूछा गया है कि आप कौन से एक्शंस परफॉर्म करेंगे यहाँ पे, तो सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, यानी कि आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से आपको सेलेक्ट करने हैं कौन कौन से ऑप्शंस हैं जो आप वहाँ पे परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको जो करेक्ट आंसर करना है वो करना है आपको ऑप्शन सी, ए बी सी ई, यानी कि डी आपको यहाँ पे नहीं करना है। बाकी जो ऑप्शंस दिए गए हैं देखिए कौन कौन से हैं, इंस्पेक्ट द पेरिनियम को क्या करना है आपको देखना है, इंस्पेक्ट करना है। चेक वेजाइनल डिस्चार्ज भी आपको चेक करने हैं। आगे है पालपेट द ब्रेस्ट, जो ब्रेस्ट है उनको पालपेट भी करने हैं, ये आपको नहीं करना है। ऑस्कल्टेट द कैरोटिड को आपको ऑस्कल्टेट नहीं करना है। आगे देखिए असेस द एक्सट्रीमिटीज को आपको असेसमेंट भी करना है। तो ये सारे काम करने हैं आपको डी को छोड़कर। ओके, अगर आपकी आंखें 6/6 है तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से दिख जाएगा, अगर नहीं है तो आपको ये नहीं दिखेगा। जो मैंने बता दिया है क्वेश्चन वही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
विच स्ट्रेसर इज कॉमन इन हॉस्पिटलाइज्ड टॉडलर, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। कौन से जो स्ट्रेसर्स है वो कॉमनली हॉस्पिटलाइज्ड टॉडलर्स के लिए होते हैं, यहाँ पे आपको सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई पूछा गया है, यानी आपको सेलेक्ट करने हैं कौन कौन से वो हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करने होगा आपको ऑप्शन A, C, D, E, यानी A, C, D, E, बी को छोड़कर सभी सही है, यानी कि सेल्फ कंसेप्ट डिस्टर्बेंसेज टॉडलर्स के अंदर होंगे, स्लिप डिस्टर्बेंसेज हो सकते हैं, फियर ऑफ बीइंग हर्ट हो सकता है, इंटरप्टेड रूटीन वहाँ पे टॉडलर्स के लिए हो सकता है। जब उनको हॉस्पिटलाइज्ड किया जाता है तो ये कुछ कंडीशंस उनके अंदर देखने को मिल सकती है, सोशल आइसोलेशन उनके अंदर नहीं होगा। तो ये टॉडलर्स को अगर हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं तो उनके अंदर ये जो भी कंडीशंस यहाँ पे बताई है आपको A, C, D, E, ये कंडीशंस उस बच्चे के अंदर देखी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच डाटा should the nurse assess on a 2 hours postpartum client who delivered vaginally, select all that apply। देखिए यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है, कौन से डाटाज आप वहाँ पे असेस करेंगे जब वेजाइनली डिलीवरी हुई है उसके 2 घंटे बाद में, तो आप क्या क्या करेंगे वहाँ पे, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। यहाँ से आप सेलेक्ट करने हैं कौन कौन से आप वहाँ पे काम करेंगे। तो आपको यहाँ पे जो करेक्ट आंसर करना है वो करना है आपको ऑप्शन डी। क्या क्या है, डी एंड ई, सिर्फ 2 ही काम आपको करने हैं, जो यहाँ पे 5 काम बताए गए हैं उनमें से पालपेट द क्लाइंट्स ब्रेस्ट, आपको ब्रेस्ट को क्या करने हैं, पालपेट करने हैं। देन नेक्स्ट है चेक द क्लाइंट वेजाइनल डिस्चार्ज, जो वेजाइनल डिस्चार्ज वो भी आपको चेक करते रहना है, बाकी आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए क्या नहीं करना है, यहाँ पे देखिए इंस्पेक्ट द क्लाइंट सर्जिकल इंसिजन। जब वेजाइनली डिलीवरी हुई है तो आप सर्जिकल इंसिजन क्यों देखेंगे, है ही नहीं, जब उनको इंसिजन लगाए हुए तो आप सर्जिकली इंसिजन कहाँ से देखोगे, है ना। असेस द क्लाइंट्स पेडल पल्सेज, पेडल पल्सेज आपको वहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। नेक्स्ट है क्लाइंट्स प्यूपिलरी रेस्पॉन्स, जब उसकी वेजाइनल डिलीवरी हो चुकी है और वो नॉर्मल है तो आपको ये कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, जो डी और ई ऑप्शन दिया गया है वहीं आपको वहाँ पे असेसमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, what percentage of a single dose of alcohol is absorbed immediately into the blood stream from the organ of the body। आपको ये पूछा गया है कि कितनी परसेंट डोज अल्कोहल की एब्जॉर्ब हो सकती है इमीडिएटली ब्लड स्ट्रीम के अंदर। मान लो किसी बॉडी के ऑर्गन में हो चाहे वो, लेकिन वो कितनी परसेंट जो है अल्कोहल जो है इमीडिएटली एब्जॉर्ब हो जाती है। तो आपको यहाँ पे जो करेक्ट आंसर करना है वो करना है आपको ऑप्शन सी, 20% ऑफ एब्जॉर्ब्ड थ्रू द स्टोमक वॉल। यानी जब पेशेंट मान लीजिए या फिर जो भी क्लाइंट मान लीजिए, जो भी पर्सन है जो अल्कोहल का कंजप्शन करता है, जो दारू पीता है ज़्यादा, उनके अंदर क्या होता है 20% जो एब्जॉर्प्शन होता है वो इमीडिएटली हो जाता है स्टोमक के थ्रू। जब वो पीते हैं तो 20% जो एब्जॉर्प्शन है वो स्टोमक के थ्रू हो जाता है। ओके, तो आपको ये याद करना है, मान लो फ्यूचर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी पूछे तो आपको ये आंसर राइट करके आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोपोर्शन ऑफ केसेज ऑफ ए स्पेसिफाइड डिजीज और कंडीशन विच आर फिटल दैट ए स्पेसिफाइड टाइम इज कॉल्ड एज। यहाँ पे डेफिनेशन आपको पूछी गई कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से। ओके, और आपको यहाँ पे जो करेक्ट आंसर करना है वो करना है आपको ऑप्शन ए, मोरबिडिटी रेट। ये जो आपको डेफिनेशन दी गई, द प्रोपोर्शन ऑफ केसेज ऑफ ए स्पेसिफाइड डिजीज और कंडीशन विच आर फेटल विद इन ए स्पेसिफाइड टाइम इज कॉल्ड एज। तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है मॉर्बिडिटी रेट। ये मॉर्बिडिटी रेट की क्या है, डेफिनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कॉम्प्लिकेशन शुड द नर्स असेस इन द एल्डरली क्लाइंट न्यूली डायग्नोस्ड विद हाइपोथायरॉइडिज्म हु हैज़ बीन प्रेस्क्राइब्ड लिवोथायरोक्सिन, या फिर यहाँ पे ब्रांड नेम भी दिया हुआ है सिंथ्रोइड। यानी कि लिवोथायरोक्सिन कोई पेशेंट को प्रिस्क्राइब की गई है, और ये किसको प्रिस्क्राइब की जाती है, हाइपोथायरॉइडिज्म, यानी कि उसमें जो थायराइड हार्मोन है उसकी डेफिशिएंसी हुई है, उसकी वजह से उस पेशेंट को लिवोथायरोक्सिन दी जाती है। तो अब आपको पूछा गया है कौन से कॉम्प्लिकेशन इसकी वजह से हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना है वो करना है आपको ऑप्शन डी, कार्डियक डिसरिदमियाज। अगर हाइपोथायरॉइडिज्म लंबे समय तक रहता है या फिर सीरियस कंडीशन होती है तो उसकी वजह से कार्डियक डिसरिदमियाज पेशेंट के अंदर हो सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A nurse assessing a newborn of a diabetic mother understand that hypoglycemia is related to।
देखिए नर्स जो है वो असेस कर रही है बच्चे को, जो डायबिटिक मदर से अभी डिलीवर हुआ है, और वो जानती है हाइपोग्लाइसीमिया उस बच्चे को अगर हुआ है तो वो किसकी वजह से हुआ है, तो वो वजह आपको यहाँ पे पूछी गई है। तो आपको यहाँ पे जो करेक्ट आंसर करना है वो करना है आपको ऑप्शन बी, डिसरप्शन ऑफ फिटल ग्लूकोज सप्लाई। जो फिटल ग्लूकोज सप्लाई है वो डिसरप्शन होने की वजह से, यानी कि प्रॉपर सप्लाई ग्लूकोज की नहीं मिलने की वजह से बच्चे के अंदर हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन देखी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A nurse who works with overweight children monitors them carefully for sign and symptom of the which of the following musculoskeletal illnesses। यहाँ पे देखिए ओवरवेट चिल्ड्रन है, नर्स क्या कर रही है, वर्क कर रही है, और वो जो बच्चा है वो कौन सा है, ओवरवेट चिल्ड्रन है जिसको वो मॉनिटर कर रही है। अब उसके अंदर कौन कौन से साइंस सिम्टम्स वो नर्स असेस करेगी, और मस्कुलोस्केलेटल इलनेस भी उस बच्चे के अंदर है। ओके, तो यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो करना है आपको ऑप्शन बी, ऑप्शन बी स्लिप्ड कैपिटल फिमोरल एपिफाइसिस। ये कंडीशन उस बच्चे के अंदर देखी जा सकती है अगर वो ओवरवेटेड है और उसको मस्कुलोस्केलेटल इलनेस है, तो उसमें ये साइन सिम्टम उसके अंदर देखे जा सकते हैं, स्लिप्ड कैपिटल फिमोरल एपिफाइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नर्स इज असेसिंग ए क्लाइंट विद ए बॉडी मास इंडेक्स BMI 35, यानी कि पेशेंट है ओबेज, ओबेसिटी मोटापे का शिकार है। यहाँ पे BMI आपको दे रखे 35। आगे पूछा गया, द नर्स वुड सस्पेक्ट दिस क्लाइंट टू बी ए रिस्क फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। अब आपको ये तो पता चल गया है कि ये जो BMI उस पेशेंट की दी है ये मोटे लोगों की आपको बताई गई, यानी कि मोटापे से जो सफ़र करते हैं उनकी आपको BMI यहाँ पे बता दी गई है। अब आपको ये पूछा गया है कि कौन सी कंडीशंस होने के, कौन से रिस्क उस पेशेंट को होने के चांसेज है, तो एज नर्स आप क्या बताएंगे। तो यहाँ पे सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, यहाँ पे जो आपको ऑप्शंस दिए गए उनमें से आपको सेलेक्ट करने हैं कि कौन कौन सी कंडीशंस उस पेशेंट को हो सकती है। तो यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो करना है आपको ऑप्शन फोर्थ ABCDE। यहाँ पे जो भी आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, रेस्पायरेटरी इनसफिशिएंसी, भाई जो मोटे लोग होते हैं उनको सांस लेने में दिक्कत होती है, ये तो आपको पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधी सी बात है, मोटे लोगों को इसकी रिस्क हो सकती है। नेक्स्ट है रिमेटॉइड आर्थराइटिस, ये भी उस पेशेंट को हो सकती है अगर ओबेसिटी है तो। नेक्स्ट है हाइपरलिपिडेमिया, लिपिड का लेवल बढ़ गया उसी वजह से तो उसको ओबेसिटी हुई है। नेक्स्ट है एंजाइना, बहुत जल्दी उनको MI जो मायोकार्डियल इंफ्राक्शन है या एंजाइना का अटैक है, हार्ट अटैक है, उसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं मोटे लोगों को। नेक्स्ट हाइपोग्लाइसीमिया, उनके अंदर जो ब्लड शुगर लेवल है उसका लेवल भी कम मिलेगा। तो ये सारी की सारी जो भी कंडीशंस यहाँ पे दी गई है, ये सारी कंडीशंस मोटे लोगों के अंदर देखी जा सकते हैं, उनको इस प्रकार की बीमारी होने की, इस प्रकार की कंडीशंस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, the extent to which a specific health care treatment service procedure program and other intervention procedure a beneficial result under ideal controlled कंडीशंस इज कॉल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको एक कंप्लीट डेफिनेशन दी है बड़ी सारी, और आपको पूछा गया है किसकी डेफिनेशन है, तो आपको यहाँ पे जो करेक्ट आंसर करना है वो करना है आपको ऑप्शन सी एफिशिएंसी। जो आपको डेफिनेशन यहाँ पे दिखाई गई है क्वेश्चन के अंदर वो कंप्लीट डेफिनेशन एफिशिएंसी की डेफिनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, the physician has ordered pyrazinamide for a client with tuberculosis, the nurse should tell the client to। देखिए फिजिशियन ने प्रेस्क्राइब की है पायरिजिनामाइड, एंटी टीबी ड्रग है, ये तो आप सभी को पता है कि ये एंटी टीबी ड्रग है, और यहाँ पे ये भी बता दिया कि ट्यूबरक्लोसिस का क्या है वो पेशेंट है, तो एंटी टीबी ड्रग उसको पायरिजिनामाइड प्रेस्क्राइब की गई है। अब आपको ये पूछा गया है एज ए नर्स आप उस पेशेंट को क्या कहोगे। मान लीजिए आपने पायरिजिनामाइड उस पेशेंट को दे दी और बोल दिया कि सुबह शाम आपको लेने हैं, चलो वो ले भी लेगा, लेकिन आप इसके साथ में आप उसे क्या इंस्ट्रक्शन दोगे। तो आपको यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शंस देने हैं वो ये देने हैं, यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो करना है ऑप्शन डी इंक्रीज हिज फ्लूइड इनटेक। उसको आपको बताना है कि जितना ज़्यादा हो सके आप पानी दिन में ज़्यादा पीजिएगा, और आप भी जो भी मुझे सुन रहे हैं वो सभी आप भी ध्यान दें, आपको भी ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है ताकि आपको बॉडी के अंदर जो है हाइड्रेशन लेवल है वो मेंटेन रहे, साथ में आपको किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं हो। हाइड्रेशन लेवल अगर मेंटेन रहता है तो किसी प्रकार की बीमारी नहीं होती है।
तो आपको भी पानी डेली ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। अगर पायरिजिनामाइड का कोई मान लीजिए ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट है और उसको पायरिजिनामाइड दी जा रही है, तो आपको क्या बताना है साथ में, उसको कहना है कि आप जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आपको पानी दिन में पीना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेस्ड ऑन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ बीटा ब्लॉकर्स यूज्ड ऑफ अनस्टेबल एंजाइना। देखिए MI से फिर से क्वेश्चन पूछा है, और क्वेश्चन क्या पूछा है, जब मान लीजिए जो अनस्टेबल एंजाइन है वो किसी पर्सन को हो रखा है और उसको बीटा ब्लॉकर जो है वो एडमिनिस्टर की जाती है। अब आप जानते हैं कि बीटा ब्लॉकर्स क्या करती है। आगे देखिए क्या पूछा गया है, द नर्स एडमिनिस्टर ए बीटा ब्लॉकर्स बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग इज एक्शन। देखिए वही चीज पूछी गई आपको, जो बीटा ब्लॉकर्स है वो एडमिनिस्टर तो कर रहे हैं हम। अब आपको ये पूछा गया है कि इसका काम क्या है, बीटा ब्लॉकर्स काम क्या करती है जिसकी वजह से हम एंजाइना के अंदर, अनस्टेबल एंजाइना के पेशेंट्स को हम देते हैं। तो आपको यहाँ पे जो करेक्ट आंसर करना है वो करना है आपको ऑप्शन डी, टू डिक्रीज हार्ट रेट, यानी कि हार्ट के वर्कलोड को ये कम कर देती है। सीधी सीधी बात ये है, इसीलिए बीटा ब्लॉकर्स पेशेंट को दी जाती है। और ये भी आपको पता है हाइपरटेंशन के पेशेंट्स को बीटा ब्लॉकर दी जाती है। और जो अटेनोलोल है वो मोस्ट कॉमन ड्रग है, जो ऑलमोस्ट सभी हाइपरटेंशन के जो भी पेशेंट्स होते हैं उनको दी जाती है। तो ये क्या करती है, जो अटेनोलोल वगैरह जो बीटा ब्लॉकर्स है वो क्या करती है, जो हार्ट रेट है उसको डिक्रीज कर देती है, कार्डियक वर्कलोड को डिक्रीज कर देती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नर्स शुड असेस ए टीनेज चाइल्ड सस्पेक्टेड टू हैविंग अर्ली स्टेज स्कोलियोसिस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। सीधी सीधी देखिए यहाँ पे बात ये पूछी गई है कि स्कोलियोसिस का कोई पेशेंट है, जो बच्चा है वो किस बीमारी से सफ़र कर रहा है, स्कोलियोसिस से। अब आपको यहाँ पे डायरेक्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इस बीमारी के पूछे गए हैं, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। यहाँ से आपको सेलेक्ट करने हैं कौन कौन से वो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस है जो स्कोलियोसिस के पेशेंट के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो करना है आपको ऑप्शन BCDF। देखिए BCDF, बी यहाँ पे BCD&F, यहाँ पे AB ऑप्शन नहीं है और E ऑप्शन भी नहीं है। अब देखिए B क्या है, ट्रंकल एसिमेट्री, बिल्कुल ट्रंकल एसिमेट्री उस पेशेंट के अंदर आपको देखने को मिलेगी। अनइक्वल शोल्डर लेवल, जो शोल्डर लेवल है, जो कंधे होते हैं वो आपको अनइक्वली मिलेंगे। ऐसे नहीं कि आपको एक जो बराबर एक लेवल होता है उस लेवल के अंदर आपको मिलेंगे। अगर स्कोलियोसिस हो ही रखा है तो उसके जो शोल्डर लेवल है वो अनइक्वल आपको मिलेंगे। प्रोमिनेंस ऑफ वन स्केपुला, हो सकता है एक जो स्केपुला है वो आपको ऊपर नीचे दिखाई दे। ओके, नेक्स्ट कर्व्ड स्पाइनल कॉलमन, जो भी स्पाइनल कॉलमन्स है उनके अंदर आपको कर्व्ड मिलेगी, यानी कि वो बांके टेढ़ी आपको मिलेगी। एस शेप की जो वर्टिब्रल कॉलमन है वो आपको दिखाई देगी। तो ये सिम्टम्स आपको, ये जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस है वो आपको उस बच्चे के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ए न्यूली एडमिटेड क्लाइंट इज डायग्नोस्ड विद पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जिसे PTSD शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, ये तो आप सभी को पता है। आगे देखिए, विच बिहेवियरल सिम्टम वुड द नर्स एक्सपेक्टेड टू असेस। PTSD का पेशेंट एडमिट हुआ है और वो डायग्नोस हुआ है PTSD से। अब आपको पूछा गया है कि कौन से बिहेवियरल सिम्टम्स एज ए नर्स आप वहाँ पे उस पेशेंट के अंदर असेस करेंगे। तो यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो करना है आपको ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है, रिकरेंट एंड डिस्टेंसिंग फ्लैशबैक्स, यानी कि पोस्ट ट्रॉमेटिक जो स्ट्रेस डिसऑर्डर होते हैं उसके अंदर पेशेंट को जो प्रीवियस जो भी दुर्घटनाएं होती हैं, जो पीछे किसी प्रकार की कोई घटना उसके साथ घटी है, उनको बार बार याद करता रहता है। तो उसको रिकरेंट एंड डिस्टेंसिंग फ्लैशबैक्स उस पेशेंट के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। वो बार बार पुरानी बातों को याद करेगा, वो टेंशन लेगा, उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा चिंतित रहेगा। तो ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच पार्ट ऑफ न्यूरॉन रिसीव्स इंफॉर्मेशन। देखिए बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया है। 5-10 क्वेश्चन ऐसे भी थे जो बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी कि वन लाइनर क्वेश्चन पूछे गए थे। यहाँ पे देखिए आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, वो कौन सा पार्ट है न्यूरॉन का जो इन्फॉर्मेशन रिसीव करता रहता है। ओके, यहाँ पे देखिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में से आपको जो करेक्ट आंसर करना है वो करना है आपको ऑप्शन सी, डेंड्राइट्स। जो डेंड्राइट्स होते हैं वो क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को रिसीव करने का काम करते हैं। एक्सोन, माइलिन शीथ, नोड ऑफ रेनिवियर्स, ये तो आप सभी को पता है, जो न्यूरॉन है उसकी इसी सरफेस के ऊपर सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। लेकिन जो डेंड्राइट्स है वो लास्ट जो कॉर्नर होता है उसके ऊपर ये से तंतुनुमा धागे से होते हैं, वो क्या करते हैं, एक दूसरे से इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं, रिसीव करते रहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है चाइल्ड हैज प्रोविजनली डायग्नोस्ड विद ए माइस्थेनिया ग्रेविस विच ऑफ द फॉलोइंग शुड द नर्स एक्सपेक्ट इन दिस चाइल्ड सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। यानी कि एमजी माइस्थेनिया ग्रेविस से किसी बच्चे का डायग्नोसिस हुआ है, यानी उसको माइस्थेनिया ग्रेविस की कंडीशन हो रखी है बच्चे को। अब आपको पूछा गया है कि कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स आप उस बच्चे के अंदर देखेंगे, तो सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, आप इनमें से बता दीजिए हमें तो कि कौन कौन से साइन सिम्टम उस बच्चे के अंदर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो करना है आपको ऑप्शन ABDE, सी को छोड़कर बाकी सारे बिल्कुल सही है। अब जो सी ऑप्शन दिया गया है वो भी आपको बताऊंगा कौन सी बीमारी के अंदर देखने को मिलता है। देखिए ए फैटिग उस बच्चे के अंदर होगी, डबल विजन उस बच्चे के अंदर देखने को मिलेगा, असेंडिंग पैरालिसिस उसके अंदर नहीं होगा, पैटोसिस ये तो मोस्ट कॉमन सिम्टम है माइस्थेनिया ग्रेविस का, तो ये भी आपको याद रखना है। मोस्ट कॉमन सिम्टम आपको पूछे तो पैटोसिस, ड्रोलिंग ऑफ आई, आंखें लटकने लग जाती है। ओके, आगे देखिए सेंसरी डिस्टर्बेंसेज, डबल विजन भी होगा, आंखें लटक रही है तो सेंसरी डिस्टर्बेंस भी होगा और उसको फैटिक भी रहेगी, बिल्कुल कमजोरी भी रहेगी। आगे देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन सी दिया गया सेंडिंग पैरालाइसिस, ये मोस्ट कॉमन जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होता है वो होता है ये GBS का, आपने नाम सुना होगा GBS। भाई मैं GB व्हाट्सअप की बात नहीं कर रहा हूँ, GBS की बात कर रहा हूँ। गुलेन बार सिंड्रोम नाम तो आपने सुना ही होगा, उसका मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है असेंडिंग पैरालाइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फिजिशियन ऑर्डर हिपेरिन 10,000 यूनिट यानी कि 10,000 यूनिट्स सबक्यूटेनियसली, जो हिपेरिन है वो सबक्यूटेनियसली एडमिनिस्टर की जाती है, ये आपको बता दिया गया है। अब कितनी एडमिनिस्टर करनी है ये भी आपको बता दिया गया है कि 10,000 यूनिट आपको देनी है। आगे क्या पूछा गया, द डोज ऑन हैंड इज 40,000 units per ml, how much ml you will give to patient for accurate dose। देखिए 10,000 यूनिट आपको सबक्यूटेनियसली उस पेशेंट को देनी है और आपके हाथ में कितनी है, 40,000 यूनिट पर ml आपके हाथ में डोज है। तो अब आप कितनी डोज उस पेशेंट को प्रोवाइड करोगे, आपको देनी कितनी है, सिर्फ 10,000 यूनिट देनी है। तो यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो करना है आपको ऑप्शन सी 0.25 यानी कि 25 ml, 0.25 ml। बाकी मैंने आपको जो बताया है वही सिस्टम है, यानी कि जो क्वेश्चन है, जो भी यहाँ पे ड्रग कैलकुलेशन के 5 से 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको सभी को अलग से कैलकुलेट करके आपको अलग से बता दिया जाएगा। यहाँ पे डायरेक्ट आप आंसर देख लीजिए, 0.25 ml आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन पड़ा है बिल्कुल, 4 यानी कि 10,000 अपॉन 40,000 कर लीजिए, बाकी यहाँ पे आप जैसे ही इनको कट करेंगे 0.25 ml आपके सामने आंसर आ जाएगा। बाकी मैं आपको फॉर्मूला से और बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से ड्रग कैलकुलेशन का है, इफ 1000 ml इज टू बी इन्फ्यूज्ड ओवर 8 आवर्स, ड्रॉप फैक्टर ऑफ IV सेट इज 10 ड्रॉप्स पर मिनट, देन इन्फ्यूज रेट वुड बी। देखिए 1000 ml जो है आपको 8 घंटे के अंदर इन्फ्यूज करना है। IV आप किसी पेशेंट को दे रहे हैं 1000 ml और उसको 8 घंटे में आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। ड्रॉप फैक्टर आपको यहाँ पे दिया गया है 10 ड्रॉप पर मिनट आपको देनी है। अब आपको ये पूछा गया है कि इन्फ्यूजन रेट आप कितनी रखेंगे, आपको यहाँ पे इन्फ्यूजन रेट आपको पूछ गई है, ये भी मैं आपको उस पेपर के अंदर बता दूंगा। यहाँ पे आप डायरेक्ट आंसर समझ लीजिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपको 21 ड्रॉप्स यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है, ऑप्शन सी 21 ड्रॉप्स यहाँ पे इसका सही आंसर होगा। बाकी मैं आपको वहाँ पे अलग से समझा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए नर्स केयरिंग फॉर ए क्लाइंट हु इज रिसीविंग IV मैग्नीशियम सल्फेट फॉर प्रीक्लेम्पसिया at 37 weeks gestation, she gives birth to an infant weighing 4 pounds. What clinical finding in the newborn may indicate magnesium sulfate toxicity? सीधी सीधी बात है, MGSO4 प्रीक्लेम्पसिया की ड्रग ऑफ चॉइस है और वो पेशेंट ले रहा है, तो उसके अंदर देखिए 37 वीक की गेस्टेशन पे उसको डिलीवरी भी हो चुकी है और बच्चे का वेट 4 पाउंड है। अब आपको ये पूछा गया है मैग्नीशियम सल्फेट की टॉक्सिसिटी उस बच्चे के अंदर क्या हो सकती है, कौन सी टॉक्सिसिटी उस बच्चे के अंदर फाइंड आउट आप करेंगे। तो आपको यहाँ पे जो करेक्ट आंसर करना है वो करना है आपको ऑप्शन बी हाइपोटोनिया, बच्चे की टॉन्सिटी कम दिखेगी आपको। अगर MGSO4 उस मदर को दी है तो उसकी वजह से बच्चे पे जो इफेक्ट पड़ेंगे वो ये पड़ेंगे कि उसमें जो टॉन्सिटी है, जो उसके हिलने डुलने की जो एक्टिविटी है वो आपको कम नजर आएगी उस बच्चे के अंदर। ओके, तो ये क्या है, ये मैग्नीशियम सल्फेट की टॉक्सिसिटी की वजह से न्यूबॉर्न के अंदर जो साइड इफेक्ट है वो हो सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाई पिच्ड लाउड रसिंग साउंड्स हियर्ड विथ ए विदाउट ए स्टेथोस्कोप आर टाइम्ड एज। देखिए विदाउट स्टेथोस्कोप यानी बिना स्टेथोस्कोप के आप क्या सुन रहे हैं, साउंड सुन रहे हैं। कौन सी? हाई पिच्ड, बहुत जोर जोर से जो है साउंड आप सुन रहे हैं, लाउड है, रसिंग साउंड है। तो ये आप जो साउंड सुन रहे हैं इस साउंड को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो करना है आपको ऑप्शन ए, बोरबोरगिमी। बोरबोरगिमी ये साउंड जो होती है वो होती है हाई पिच्ड लाउड रसिंग साउंड, जो विदाउट स्टेथोस्कोप आप सुन सकते हैं, जिसे आप बोलते हैं, शायद मारवाड़ी में आपको समझ में नहीं आएगा, रहने दीजिए। जो साउंड है उसका नाम है बोरबोरगिमी, ये समझ लीजिए आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, when teaching about dietary control of gout the nurse evaluate that the dietary teaching is understood when the client status I will avoid eating। देखिए गाउट के अंदर क्या होता है, जो यूरिक एसिड है उसका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसके वजह से गाउट जैसी कंडीशंस पेशेंट के अंदर डेवलप हो जाती है। अब आपको यहाँ पे ये बताया गया है कि एज ए नर्स आपको क्या करना है, डाइटरी टीचिंग उस पेशेंट को देनी है। और क्लाइंट क्या बोल रहा है, आई विल अवॉइड ईटिंग, मैं किस प्रकार के खाने को अवॉइड करूं ताकि मेरे यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा नहीं बढ़े, यानी कि गाउट की कंडीशन जो है कम हो जाए, गाउट मेरे को हो ही ना। ओके, तो आपको यहाँ पे जो करेक्ट आंसर करना है वो करना है आपको ऑप्शन बी, सेलफिश। सेलफिश आपको पेशेंट को बताना है कि ये खाना आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है, सेलफिश आपको यूज़ नहीं करना है अपने खाने के अंदर। अगर आप सेलफिश यूज़ करेंगे तो आपको गाउट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रोल वुड बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्क्रब नर्स। देखिए यहाँ पे स्क्रब लिखा है, थोड़ा सा आपको ब्लर हो रखा है तो आपको दिखाई नहीं देगा। यहाँ पे पूछा गया है कि स्क्रब नर्स की रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको यहाँ पे पूछी गई, सीधी सी बात ये है। तो यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो करना है आपको ऑप्शन सी, काउंट फॉर द नंबर ऑफ स्पंजेज नीडल्स सप्लाईज यूज्ड ड्यूरिंग द सर्जिकल प्रोसीजर। जो स्क्रब नर्स होती है उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है जो सर्जिकल प्रोसीजर होते हैं उसके अंदर कितनी स्पंज यूज ली गई, कितनी नीडल्स जो है वो यूज ली गई, ये काम किसका होता है, स्क्रब नर्स का काम होता है। तो आपको यहाँ पे रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी स्क्रब नर्स की पूछी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नर्स वुड क्वेश्चन विच मेडिकेशन ऑर्डर फॉर ए क्लाइंट विथ ए PACG यानी प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लूकोमा। देखिए PCAG आपने ग्लूकोमा का नाम सुना होगा, उसमें ओपन एंड क्लोज ग्लूकोमा दो टाइप अलग अलग होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको वो भी बता रखा है कि PACG इस पेशेंट को हो रखा है, प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लूकोमा। तो अब आपको ये पूछा गया कौन सी मेडिसिन आप एज ए नर्स एडमिनिस्टर करेंगे। तो आपको यहाँ पे जो करेक्ट आंसर करना है वो करना है आपको ऑप्शन ए, एट्रोपाइन। जो एट्रोपिसोल है ये ब्रांड नेम है, एट्रोपाइन आपको एडमिनिस्टर करनी है। और यहाँ पे आपको उनको ये भी बताना है 1 to 2 ड्रॉप इन ईच आई नाउ, यानी कि अभी से आपको 1 से 2 ड्रॉप डेली की आपको एट्रोपाइन की डालनी है। तो ये आपको उस पेशेंट को बताना है, आप लोग उन पेशेंट को बताओगे। तो ये मेडिकेशन आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं अगर पेशेंट को प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लूकोमा हो रखा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विथ थायराइड क्राइसिस द नर्स शुड क्वेश्चन एंड ऑर्डर फॉर। देखिए थायराइड क्राइसिस का पेशेंट है जिसको कैरी कर रही है नर्स, अब वो क्या क्वेश्चन पूछेगी, यानी कौन सी वो मेडिकेशन है जो उस पेशेंट को एडमिनिस्टर करवाएगी। तो यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो करना है ऑप्शन बी, प्रोप्रेनोलोल। जो प्रोप्रेनोलोल है ये बीटा ब्लॉकर है, ये आपको उस पेशेंट को एडमिनिस्टर करवानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A client is experiencing a sickle cell crisis during labor and delivery. What is the best nursing action? लेबर एंड डिलीवरी के दौरान जो क्लाइंट है उसको सिकल सेल क्राइसिस होता है, तो एज ए नर्स आप वहाँ पे क्या एक्शन परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो करना है आपको ऑप्शन ए, मेंटेन IV फ्लूइड्स इन्फ्यूजन एंड असेस एडिक्वेसी ऑफ हाइड्रेशन। सिकल सेल क्राइसिस अगर पेशेंट को हो रखा है तो आपको क्या करना है, IV फ्लूइड इन्फ्यूजन देने हैं उस पेशेंट को, और जो हाइड्रेशन की है, जो हाइड्रेशन है यानी डिहाइड्रेशन के अंदर पेशेंट ना जाए, हाइड्रेशन लेवल को आपको मेंटेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट शुड द नर्स टू टेक इनटू कंसिडरेशन व्हेन गिविंग ए मेडिकेशन टू एन ओल्डर
एडल्ट क्लाइंट। देखिए जो भी ओल्डर एडल्ट क्लाइंट होते हैं उनको आप क्या कर रहे हो, मेडिकेशन दे रहे हो, तो कौन सा कंसिडर आप सबसे पहले करोगे? तो यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो करना है आपको ऑप्शन बी, द ओल्डर एडल्ट क्लाइंट मेटाबोलाइज्ड एंड एक्सक्रीट द ड्रग डिफरेंटली फ्रॉम यंगर क्लाइंट्स। यानी कि जो ओल्डर क्लाइंट्स होते हैं, जो ओल्डर एज के जो भी ओल्ड एज के पर्सन होते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं जो भी बूढ़े लोग होते हैं, उनको जो मेडिकेशंस दी जाती है, एक या आप जवान लोगों को देते हैं तो उनको जो मेडिकेशन देते हो तो उनके अंदर क्या होता है, जो मेटाबॉलिज्म और जो एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग होता है वो दोनों के अंदर ही डिफरेंट होता है। तो ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिफोर एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो अब आया है यहाँ पे, F1 के प्रोसीजर से पहला क्वेश्चन आया है, एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन का यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों एक चीज मैं आपको पूछ लेता हूँ, इंट्यूबेशन का मतलब क्या होता है? एक होता है इंट्यूबेशन, एक होता है एक्सट्यूबेशन। अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, बिफोर एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन सम फैक्ट अबाउट ट्रेकिया a nurse has to understand and all the following are true regarding trachea एक्सेप्ट से तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस एम्स में पूछे जाते हैं एक्सेप्ट से 15 से 20 क्वेश्चन हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम या फिर हर एम्स के पेपर में पूछे जाते हैं। यहाँ पे देखिए एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन से आपको क्वेश्चन पूछा है और डायरेक्ट क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो सीधा सीधा ये पूछा गया है कि ट्रेकिया के बारे में यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो कौन कौन से सही है, एक को छोड़कर। आपको तो जो गलत ऑप्शन दिख रहा है वो मुझे बता दीजिए, एग्जामिनर ने ये आपको पूछा है। तो यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो करना है आपको ऑप्शन सी। जो एग्जामिनर है उसको बता देना है कि जो आप ये ऑप्शन दे रहे हो सी, वो आप बिल्कुल गलत डाल रहे हो। इट स्टार्ट एट द लेवल ऑफ सेवंथ सर्वाइकल वर्टिब्रा, जो सेवंथ सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है वहाँ से ट्रेकिया स्टार्ट होती है। ये बिल्कुल गलत एग्जामिनर ने डाल दिया है, तो ये आपको उस एग्जामिनर को बताना है। तो यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो करना है ऑप्शन सी। जो ट्रेकिया है वो कौन से लेवल से स्टार्ट होती है? 6th लेवल से। जो सर्वाइकल वर्टिब्रा है 6th लेवल वहां से स्टार्ट होती है, ना कि 7वें सर्वाइकल वर्टिब्रा से। तो ये आपको याद भी रखना है। बाकी यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए वो बिल्कुल ट्रेकिया के रिगार्डिंग बिल्कुल सही है। इट इज अबाउट 13 सेंटीमीटर लॉन्ग, बिल्कुल ये 13 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। इट बाइफरकेट्स इनटू 2 मेजर ब्रोंकाइज, ये भी बिल्कुल सही है। और जो लास्ट ऑप्शन है वो भी बिल्कुल सही है। इट एंड्स एट द लेवल ऑफ एक्सटर्नल एंगल ऑफ लुइस। एक्सटर्नल एंगल ऑफ लुइस क्या है पता है आपको? जो स्टर्नम का एंड पार्ट होता है उसके जस्ट ऊपर होता है। आप देखना इमेज सर्च करके आपको पता चल जाएगा, वहां पे ट्रेकिया का एंड हो जाता है। तो ये सारे सही है, एक को छोड़कर आपको पूछा गया था। तो ये जो 7th जो सर्वाइकल वर्टिब्रा है वहां से स्टार्ट कभी भी ट्रेकिया नहीं होती है, 6th लेवल से जरूर हो सकती है, मतलब होती है, हो सकती क्या है, होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए नर्स वॉज कॉल्ड टू सी ए पेशेंट विथ नॉइजी ब्रीदिंग, सी सस्पेक्ट लैरिंगो स्पाज्म विथ स्ट्रिडर एंड इट अकर कॉमनली विथ। यहाँ पे देखिए नॉइजी ब्रीदिंग पेशेंट के अंदर देखने को मिल रही है, साथ में उसको लैरिंगो स्पाज्म हो रखा है जिसकी वजह से स्ट्रिडर उस पेशेंट के अंदर हो रखा है। अब आपको ये पूछा गया है ये किसकी वजह से हो सकता है, लैरिंगो स्पाज्म किसकी वजह से हो सकता है? तो ये तो आप सभी को पता होगा। चलिए नहीं पता है तो कोई बात नहीं, सीख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। ऑप्शन डी आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है, हाइपोकैल्सीमिया, यानी कैल्शियम का लेवल कम होने की वजह से लैरिंगोस्पाज्म हुआ है और उसकी वजह से नॉइजी ब्रीदिंग एंड स्ट्रिडर जैसी कंडीशंस पेशेंट के अंदर देखने को मिल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑब्जर्वेशन मेड बाय ए प्रैक्टिकल नर्स वुड सजेस्ट दैट ए पेशेंट हैज ए पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन ऑफ एब्डोमिनल सर्जरी। देखिए आपको यहाँ पे पोस्ट ऑपरेटिव, ऑपरेशन के बाद में एब्डोमिनल सर्जरी हुई है किसी पर्सन की, उस ऑपरेशन के बाद में क्या कॉम्प्लिकेशन उस पेशेंट को हो सकते हैं, ये आपको पूछा गया है। प्रैक्टिकली आप नर्स ऑब्जर्व कर रही हो उस पेशेंट को, तो आप उसे क्या बताओगे? तो आप क्या बताओगे उसको? आपको यहाँ पे जो करेक्ट आंसर करना है वो करना है आपको ऑप्शन सी, एब्डोमिनल डिस्टेंशन। आपको उस पेशेंट को बता देना है कि एब्डोमिनल डिस्टेंशन आपको हो सकता है, क्योंकि सर्जरी अभी हुई है उसकी वजह से एब्डोमिनल डिस्टेंशन एब्डोमिनल डिस्टेंशन जैसी कंडीशंस आपको हो सकती है। तो ये कॉम्प्लिकेशन आपको उस पेशेंट को बताना है, या फिर आपको कभी भी कोई भी पूछे तो आपको यही आंसर बताना है कि ये कॉम्प्लिकेशन उस पेशेंट के अंदर हो सकता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर से F1 के एनजी ट्यूब से क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन आपने एंडोट्रेकियल
इंट्यूबेशन का देखा था प्रोसीजर में, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप एनजी ट्यूब का देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, आफ्टर ए पेशेंट हैज़ एन एब्डोमिनल पेरिनियल रिएक्शन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप इस क्वेश्चन का आंसर बता देना। यहाँ पे देखिए एक पेशेंट है, आफ्टर ए पेशेंट हैज़ एन एब्डोमिनल पेरिनियल रिएक्शन। देखिए एब्डोमिनल और पेरिनियल रिएक्शन होने के बाद पेशेंट आता है, और देखिए क्या होता है आगे, पूरी कहानी समझिए। द पेशेंट इज रिटर्न्ड टू द यूनिट विथ ए एनजी ट्यूब अटैच्ड टू इंटरमिटेंट सक्शन। देखिए एनजी ट्यूब उस पेशेंट को क्या की जाती है, अटैच की जाती है, साथ में इंटरमिटेंट सक्शन भी किया जाता है जब वो यूनिट के अंदर जाता है उसके बाद। आगे देखिए 8 आवर्स आफ्टर पेशेंट सर्जरी, 8 घंटे बाद में पेशेंट की क्या होनी है, सर्जरी होनी है। द नर्स नोटिसेज दैट द ड्रेनेज फ्रॉम द एनजी ट्यूब हैज स्टॉप्ड। अब क्या कर रही है नर्स, जब पेशेंट को ऑब्जर्व कर रही है, एनजी ट्यूब को जब देख रही है तो वो नोटिस करती है, वहाँ पे देखती है कि एनजी ट्यूब के अंदर जो सिक्रेशंस आने होते हैं, जो ड्रेनेज हो रहे हैं, वो बिल्कुल स्टॉप हो चुके हैं। अब आगे आपको क्या पूछा गया है, विच एक्शन शुड द नर्स टेक फर्स्ट। सबसे पहले नर्स क्या करेगी। देखिए कितनी बड़ी कहानी आपको पूछी है, और अब लास्ट में यही पूछा है कि नर्स वहाँ पे क्या करेगी। तो भाई यहाँ पे प्रायोरिटी बेसिस क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। ओके, तो आपको यहाँ पे जो करेक्ट आंसर करना है वो करना है आपको ऑप्शन ए, इरिगेट दैट ट्यूबिंग। देखिए आपको अगर एनजी ट्यूब के अंदर ड्रेनेज वगैरह स्टॉप हो चुके हैं तो आपको क्या करना है, ट्यूब इरिगेट कर देना है। सबसे पहला काम आपका यही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए क्लाइंट विथ डायग्नोस ऑफ एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम इज ऑन ए कार्डियक मॉनिटर। देखिए एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम से कोई पेशेंट डायग्नोस हुआ है और उसको कार्डियक मॉनिटर पे रखा गया है। अब आगे देखिए क्या पूछा है, ये भी बहुत बड़ी रामलीला है। देखिए द नर्स इंटरप्रेट्स द मॉनिटर रिदम टू बी वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। जब नर्स इंटरप्रेट करती है, जब रिदम्स को मॉनिटर करती है तो फाइंड आउट करती है कि वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया इस पेशेंट को हो चुका है। आगे देखिए एट द रेट ऑफ 150 बीट्स पर मिनट। जब वो रिदम मॉनिटर करती है तो वो जो हार्ट रेट है वो मॉनिटर करती है तो 150 यानी कि 150 बीट्स पर मिनट वो उसको उस पेशेंट के अंदर फाइंड आउट करती है। आगे क्या पूछा गया है, द क्लाइंट इज अवेक एंड कोहेरेंट एंड ऑक्सीजन इज बीइंग एडमिनिस्टर्ड एट द रेट ऑफ 6 लीटर पर मिनट विया ए नेजल कैनुला। पेशेंट बिल्कुल जागरूक है, पेशेंट को पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सब कुछ पता है पेशेंट को। ओके, और उसके ऑक्सीजन भी चल रहा है, 6 लीटर पर मिनट उसको ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करवाई जा रही है। अब आगे देखिए क्या पूछा है, यानी कहानी कितनी भी बड़ी हो लेकिन पूछना तो वही है कि आपका काम क्या है। वहाँ पे सबसे पहले आप क्या करेंगे इस प्रकार के पेशेंट अगर आपके सामने है तो वही चीज़ आपको पूछी गई। देखिए व्हाट इज़ द फर्स्ट नर्सिंग एक्शन, आप वहाँ पे एज ए नर्स सबसे पहले क्या करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको करना है एडमिनिस्टर एडिनोसिन आईवी पुश। जो एडिनोसिन ड्रग है वो आईवी आप उस पेशेंट को एडमिनिस्टर करवानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन फॉर अ क्लाइंट हु इज कंप्लेनिंग ऑफ नोजिया इन द रिकवरी रूम आफ्टर गैस्ट्रिक रिसेक्शन। पेशेंट की हुई है गैस्ट्रिक सर्जरी, यानी गैस्ट्रिक रिसेक्शन उस पेशेंट का हो चुका है, उसके बाद वो रिकवरी रूम के अंदर आता है और वो आपको कंप्लेन कर रहा है कि मेरे को जी घबरा रहा है, नोजिया जैसी कंडीशंस की आपको वो कंप्लेन करता है। तो एज नर्स आप वहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे। देखिए फिर से प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि एनक्लेक्स बेस अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में तो प्रायोरिटी बेसिस सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप वहाँ पे क्या करेंगे, देखिए आपको क्या करना है, वहाँ पे आपको करना है वहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपको वहाँ पे करना है। प्लेस द क्लाइंट इन सेमीफाउलर पोजिशन सो दैट विल नॉट एस्पायरेट। पेशेंट को सेमीफाउलर पोजीशन प्रोवाइड करनी है ताकि उस पेशेंट के अंदर एस्पायरेट जो भी ड्रेनेज वगैरह हो रहा है, जो भी फ्लूइड का सिक्रेशन वगैरह हो रहा है, उस सिक्रेशन की वजह से एस्पायरेशन नहीं हो, एस्पायरेशन सिंड्रोम उस पेशेंट के अंदर नहीं हो, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी उस पेशेंट को नहीं हो। तो आपको क्या करना है, पेशेंट को सेमीफाउलर पोजीशन आपको प्रोवाइड करवा देनी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए क्लाइंट इन द एक्यूट फेज ऑफ गुलेन बार सिंड्रोम, जिसकी बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जीबीएस के अंदर जो मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है वो होता है असेंडिंग पैरालिसिस। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया, एक्यूट फेज के अंदर है क्लाइंट जीबीएस के एंड इज एडमिटेड विद द वीकनेस एंड नमनेस ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज। इस पेशेंट की कंप्लेंट क्या है, ये बोल रहा है वीकनेस एंड नमनेस ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज। जो लोअर एक्सट्रीमिटीज है वो बिल्कुल कमज़ोर पड़ चुकी है और उनके अंदर जो आप बोलते हो नम्बनेस, यानी कि धीरे धीरे उनके अंदर वाइब्रेशन वगैरह हो रहा है। आगे देखिए, अलोंग विथ, साथ में कंटिन्यूअल पेन विथ वर्जन्स एट नाइट, रात में पेन भी होता है यानी दर्द भी होता है, ये साथ में आपको कंप्लेन बता रहा है। अब आपको आगे पूछा गया व्हाट वुड बी ए प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस। आपको नर्सिंग डायग्नोसिस यहाँ पे पूछा गया है कि जीबीएस का क्लाइंट आया है आपके पास में, जीबीएस का पेशेंट आया, गुलेन-बार सिंड्रोम का पेशेंट आपके पास में आया है, आपको कंप्लेन भी बता दिए। अब आपको यहाँ पे प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस बताना है कि कौन सा नर्सिंग डायग्नोसिस आप यहाँ पे सबसे पहले उस पेशेंट के साथ में करेंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है जीबीएस का अगर कोई भी क्लाइंट आता है तो आपको बताना है कि इसके अंदर जो नर्सिंग डायग्नोसिस होगा पहला वो ये होगा कि इम्पेयर्ड स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन रिलेटेड टू प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज की प्रोग्रेशन की वजह से उस पेशेंट के अंदर स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन इम्पेयर्ड रहेगी। ये फर्स्ट आपको क्या करना है, नर्सिंग डायग्नोसिस बताना है। वैसे आपको जो 4 ऑप्शन दिए गए यहाँ पे ये सारे वैसे तो नर्सिंग डायग्नोसिस है, लेकिन आपको प्रायोरिटी यहाँ पे पूछी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए फीमेल पेशेंट इज बीइंग आगे सॉरी यहाँ पे देखिए, ए फीमेल पेशेंट इज बीइंग टफ, हाउ टू प्रिवेंट गोनोरियल री इन्फेक्शन, विच स्टेटमेंट बाय द पेशेंट इंडिकेट दैट द शी अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शंस। यानी कि जो गोनोरियल री इन्फेक्शन है उससे वो फीमेल पेशेंट किस प्रकार से बच सकती है, तो इसमें से आपको वो स्टेटमेंट बताना है जिससे वो पेशेंट इंडिकेट कर रहा है कि बिल्कुल हाँ वो इस गोनोरियल री इन्फेक्शन से अपने आप को बचा सकती है। कौन सा वो स्टेटमेंट है, कौन सा वो इंस्ट्रक्शन आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए पेशेंट क्या बताएगा आपको, यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन बी, आई विल बी श्योर माई पार्टनर इज ट्रीटेड बिफोर हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। यानी कि वो पेशेंट कहेगी कि मेरा जो पार्टनर है वो सेक्सुअली इंटरकोर्स से पहले बिल्कुल वो ठीक हो चुका है, यानी किसी प्रकार की कोई उसके अंदर कंडीशन वगैरह नहीं है। तो वो क्या है आपको बताएगी, ये इंस्ट्रक्शंस आपको उसको बताने कि बिल्कुल हाँ ठीक है कोई बात नहीं, आपको गोनोरियल री इन्फेक्शन नहीं होगा। अगर वो इस प्रकार के जो है आपको इंस्ट्रक्शंस देती है या फिर इस प्रकार का स्टेटमेंट आपको बताती है तो आप उसे बता सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ वुमेन इज इन लेबर एंड हर मेम्ब्रेन रप्चर। एक वुमेन है जो लेबर के अंदर, लेबर वार्ड के अंदर है, उसकी मेम्ब्रेन रप्चर हो चुकी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों। एम्स नॉर्सेट 2020 याद करिएगा, वहां पे एक नहीं 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे, 2 नहीं 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, सेकंड शिफ्ट में 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, पेशेंट लेबर वार्ड में आई है, रप्चर जो मेम्ब्रेन है वो रप्चर हो चुके हैं। द नर्स नोटिस दैट द अम्बिलिकल कॉर्ड इज प्रोट्रूडिंग फ्रॉम वेजाइना। नर्स जब नोटिस करती है, जब देखती है तो नर्स क्या वहाँ से जो वेजाइना है, वेजाइना से जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो सीन हो रही है। बिल्कुल नर्स ऑब्जर्व कर रही है उस पेशेंट को, तो जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो बाहर नजर आ रही है। अब देखिए आगे क्या पूछा है, विच एक्शन इज एसेंशियल फॉर ए नर्स टू टेक। यानी कि वही काम है, नर्स वहाँ पे सबसे पहले क्या करेगी, यही क्वेश्चंस एनक्लेक से तो बार बार पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो करना है आपको ऑप्शन सी, प्लेस द पेशेंट इन डीप ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एम्स नॉर्सेट में 3 बार पूछा गया था। यानी एम्स नॉर्सेट के सेकंड शिफ्ट में 2 क्वेश्चन, फर्स्ट शिफ्ट में 1 क्वेश्चन, सेकंड शिफ्ट में 1 क्वेश्चन तो जो इमेज बेस पूछा गया था, और एक जो है डायरेक्ट जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ वो क्वेश्चन पूछा गया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन आपको उस पेशेंट को दे देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, at 1 minute after birth the nurse identifies that an infant is crying, has a heart rate of 140, has blue hands and feet, resist the suction catheter and keeps the legs flexed and the arm extended. What APGAR score should the nurse assign for this infant? देखिए APGAR स्कोर से यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो करना है, यहाँ पे जो APGAR स्कोर होगा, APGAR स्कोर का मतलब पता है आपको, APGAR का मतलब होता है यहाँ अपीरियंस, जो अपीरियंस हो गया APGAR, APGAR अपीयरेंस, आगे हो गया सॉरी यहाँ पे
जो पी होता है उसका मतलब होता है, पी का मतलब होता है पल्स। देन आगे आता है जी ग्राइमेसी, ए का मतलब अपीयरेंस एंड आर का मतलब रेस्पायरेशन। तो ये क्या है, अपगार का फुल फॉर्म है। अब आपको यहाँ पे देखिए सारी कंडीशंस दे रखी है, हार्ट रेट अलग दे रखी है, बच्चा जो है वो क्राई भी कर रहा है, और वो जो उसके हैंड्स एंड फीट्स है वो कैसे हैं, ब्लू है, रसिस्ट टू सक्शन कैथेटर है, आगे कीप्स द फ्लेक्स, जो लेग्स है और वो क्या है, फ्लेक्स्ड है एंड आर्म एक्सटेंडेड है। तो आपको यहाँ पे अपगार स्कोर पूछा गया है। तो देखिए अपगार स्कोर के अंदर APGAR जो बच्चे का होगा वो देखिए यहाँ पे काउंट कर लीजिए, एक अपीयरेंस कैसा होगा, एक होगा, साथ में जो पल्स है वो आपको बता रहे कि 140 से ज़्यादा, यानी कि 2 नंबर आप दोगे यहाँ पे। ग्राइमेसी जो है वो बिल्कुल सही है, अच्छे से क्राई कर रहा है अच्छे से बच्चा, तो 2 नंबर आप दोगे। अपीयरेंस जो है वो किस प्रकार की है, ब्लू कलर की है, यानी कि नॉर्मली होगा तो जो बॉडी है वो अच्छे से पिंक कलर की होगी, यानी अगर ब्लू है तो 1 नंबर आप वहाँ पे दोगे। रेस्पायरेशन बिल्कुल सही है तो आप उसको 2 नंबर दोगे। तो देखिए कितने नंबर हो गए, 2 4 6 और 2 8, यानी कि आपका जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 8 नंबर आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पोस्टपार्टम नर्स इज प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शंस टू द मदर ऑफ ए न्यूबॉर्न विथ हाइपर बिलिरुबिनेमिया हु इज बीइंग ब्रेस्ट फीड, द नर्स शुड प्रोवाइड विच मोस्ट अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शंस टू द मदर। देखिए जो न्यूबॉर्न है, पोस्टमार्टम नर्स है जिसको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रही है नर्स, उसका जो बच्चा है जो न्यूबॉर्न है उसको हाइपर बिलिरुबिनेमिया हो रखा है और वो ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है, तो नर्स उस मदर को क्या इंस्ट्रक्शंस देगी, कौन से जो है उस मदर को काम बताएगी कि आपको ये काम करना है कि नहीं करना है। तो एज नर्स आप उसको क्या बताएंगे, आपको यहाँ पे जो करेक्ट आंसर करना है वो करना है आपको ऑप्शन डी, स्टॉप ब्रेस्ट फीडिंग एंड स्विच और टू बॉटल फीडिंग। देखिए आपको ब्रेस्ट फीडिंग बच्चों को नहीं करवाना है, अगर उसको हो रखा है हाइपर बिलिरुबिनेमिया यानी कि जॉइंडिस की कंडीशन उसको हो रखी है तो आपको ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवानी है, साथ में जो बॉटल फीडिंग है वो भी आपको स्विच करनी यानी स्टॉप कर देनी है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नर्स इज मॉनिटरिंग ए 3-year-old चाइल्ड एंड साइन सिम्टम ऑफ इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर आफ्टर ए क्रेनियोटॉमी, द नर्स प्लान टू मॉनिटर फॉर ए विच अर्ली साइन और सिम्टम ऑफ इंक्रीज्ड ICP। देखिए जो इंट्राक्रैनियल प्रेशर है वो क्या हो रखा है, बढ़ रखा है, 3 साल का बच्चा है जिसको क्रेनियोटॉमी हुई है, क्रेनियोटॉमी होने के बाद में उसका जो इंट्राक्रैनियल प्रेशर है वो बढ़ चुका है। तो आपको यहाँ पे अर्ली साइन एंड सिम्टम पूछा गया है कि कौन सा साइन है जो अर्ली इंक्रीज्ड ICP के अंदर देखा जा सकता है या देखा जाता है। तो यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो करना है आपको ऑप्शन ए, वॉमिटिंग। यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अगर अर्ली साइन आपको पूछे इंक्रीज्ड ICP का तो आपको करेक्ट आंसर करना है वॉमिटिंग। वैसे यहाँ पे जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं वो सारे के सारे ऑप्शंस इंक्रीज्ड ICP के पेशेंट्स के अंदर देखे जाते हैं, लेकिन आपको पूछा क्या गया है अर्ली साइन। ओके क्वेश्चन को अच्छे से जरूर पढ़िएगा अगर आप कहीं भी एग्जाम दे रहे हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नर्स इज केयरिंग फॉर ए चाइल्ड, आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा क्या है, आगे देखिए टॉन्सिलेक्टमी, आफ्टर टॉन्सिलेक्टमी हो सकता है यहाँ पे, आफ्टर टॉन्सिलेक्टमी द नर्स मॉनिटर द चाइल्ड नोविंग दैट विच फाइंडिंग इंडिकेट दैट चाइल्ड इज ब्लीडिंग। देखिए टॉन्सिलेक्टमी बच्चे की हो चुकी है जिसको नर्स कैरी कर रही है, अब आपको आगे पूछा गया है कि एज ए नर्स आप मॉनिटर कर रही है उस बच्चे को और आप जानती हैं कौन सी फाइंडिंग जो है वो इंडिकेट करेगी कि बच्चे को क्या हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है। तो यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो करना है आपको ऑप्शन ए, फ्रीक्वेंट स्वेलोविंग, बच्चा बार बार जो है वो स्वेलोविंग करता रहेगा यानी कि निगलता रहेगा, स्वेलोविंग तो आप जानते हो। और अगर टॉन्सिलेक्टमी किसी की जो है सर्जरी हुई है तो उसके अंदर अगर ब्लीडिंग हो रही है तो वो फ्रीक्वेंट स्वेलोविंग करेगा, बार बार वो स्वेलोविंग करता रहेगा, तो समझ जाना उसको ब्लीडिंग हो रही है। और तो कोई तरीका है नहीं कि आप समझ जाओगे इसको ब्लीडिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, अगर बच्चा बार बार स्वेलोइंग कर रहा है तो समझ सकते हो कि हाँ इसको ब्लीडिंग श्योर 100% हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए चाइल्ड विथ ट्रेटोलॉजी ऑफ फेलोट TOF। यहाँ से क्वेश्चन बार बार कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो सेंट्रल लेवल का। CHO में इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन जो भी सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर TOF जैसे क्वेश्चंस तो 100% पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक बच्चा है जो TOF से सफ़र कर रहा है और उसको नर्स कैरी कर रही है। अब आपको पूछा गया व्हाट क्लिनिकल फाइंडिंग शुड द नर्स एक्सपेक्ट टू असेसिंग द चाइल्ड। देखिए TOF बच्चे को हो रखा है, कौन से क्लिनिकल फाइंडिंग एज नर्स आप उस बच्चे के अंदर देखेंगे।
तो आपको पता है यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, क्लबिंग ऑफ फिंगर्स। उस बच्चे के अंदर क्लबिंग ऑफ फिंगर्स जो साइन और सिम्टम है वो आपको देखने को मिलेंगे। ये असेसमेंट आपको उस बच्चे के अंदर देखना है, यानी कि उस बच्चे के अंदर इस प्रकार के साइन सिम्टम आपको शो होंगे अगर उसको टेरेटोलॉजी ऑफ फेल आउट हो रखा है तो याद रखिएगा क्लबिंग ऑफ फिंगर्स टेरेटोलॉजी ऑफ फेल आउट के अंदर देखने को मिलती है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन क्या है, ए नर्स इज प्लानिंग टू बी यूज ए न्यूबॉर्न फुट टू ऑब्टेन ब्लड फॉर ए रिक्वायर्ड न्यूबॉर्न मेटाबॉलिक टेस्टिंग। देखिए एक नर्स है जो है वो प्लानिंग कर रही है जो न्यूबॉर्न है उसके पैर से क्या करेगी, वो ब्लड का सैंपल लेगी। सीधी सी बात है, जो बच्चे होते हैं जो न्यूबॉर्न होते हैं उसके अंदर कोई भी मेटाबॉलिक टेस्टिंग करनी हो और वो ब्लड की टेस्टिंग करनी हो तो जो पैर होता है जो फुट होता है उसका वहीं से सैंपलिंग कलेक्ट की जाती है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे वॉट पार्ट ऑफ द फुट इज बेस्ट साइट टू यूज फॉर द पंक्चर, यानी आपको ये पूछा गया है कि फुट की कौन सी बेस्ट साइट है जिसको आप पंक्चर करके ब्लड वहाँ से कलेक्ट करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपको ये भी पता चल गया है कि बच्चे का जो पैर है, बच्चे का जो पैर है, ये मान लीजिए ये बच्चे का पैर है। अब आपको ये पूछा गया है कि आपको वो साइट बतानी है जहाँ से आप ब्लड सैंपल उस बच्चे से लेंगे। तो यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो करना है आपको ऑप्शन डी, आउटर हील। जो आउटर हील होती है, जो बाहर की साइड में जो एडी की जो हील है, जो एडी होती है वो बाहर की साइड से आपको क्या करना है, धीरे से आपको पंक्चर करना है और वहाँ से आपको ब्लड का सैंपल ले लेना है। तो दोस्तों ये थे हमारे 50 क्वेश्चन, यानी जो रिमेनिंग रह गए थे वो सभी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आप सभी से एक रिक्वेस्ट ये है कि आप अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर देना और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट जल्दी से जल्दी मिलते रहे। दोस्तों आगे जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं एमपी सीएचओ के लिए। जो हम आगे की तैयारी करेंगे वो एमपी सीएचओ के लिए करेंगे, यानी कि सीएचओ के एग्ज़ाम कोई सी भी स्टेट की हो, चाहे हिमाचल प्रदेश की हो, चाहे एमपी की हो, चाहे और किसी भी स्टेट की हो, राजस्थान की हो, पंजाब की हो, कोई से भी स्टेट की हो, सीएचओ के एग्ज़ाम, सभी सीएचओ के एग्ज़ाम्स के अंदर जो सिलेबस होता है वो सेम एज इट इज़ होता है। तो हम एमपी सीएचओ के लिए कुछ पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर से हम एम्स की तैयारी के अंदर लग जाएंगे। तो आपको बहुत जल्द में एमपी सीएचओ के जितना कुछ मटेरियल हो पाएगा उतना मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है सीएचओ के उनको आप शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि वो भी पढ़ सके। तो फिर मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो के साथ, तब तक आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और हमारे साथ बने रहिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो वेरी मच।